ओके, तो हम बात कर रहे थे ट्रैफिक सेपरेटर की। ओके, सेकंड वाले वीडियो में सारी चीज़ें देख लिए थे, ट्रैफिक सेपरेटर की बात हो रही थी, तो अपन कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ से। ट्रैफिक सेपरेटर के बारे में मैंने बताया था, ट्रैफिक सेपरेटर क्यों प्रोवाइड करते हैं, हेड ऑन कोलिजन को रोकने के लिए, ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो। मिनिमम आपको 5 मीटर, जो 5 मीटर की जो विड्थ होती है ना, रूरल एरियाज में मेंटेन की जाती है। लेकिन मान लो लैंड की कमी है, लैंड का रिस्ट्रिक्शन है, उस केस में आप थोड़ा रिड्यूस करके 3 मीटर तक कर सकते हैं। लेकिन और इसको कम किया जा सकता है कि आईआरसी कहता है, इंडियन रोड कांग्रेस कहता है कि कई बहुत सारे केसेस में लैंड की अवेलेबल नहीं हो पाती, लैंड यानी कम होता है, लैंड की चौड़ी कम होती है। मतलब आपको ये रोड जा रही है, ये आपकी विड्थ होगी, ये विड्थ ही कम रहेगी, तो आपको थोड़ा स्विंग करना पड़ेगा। तो आप जहाँ बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, है ना, ब्रिजेस बनती हैं, लंबी ब्रिजेस बनती हैं या फिर पुल बनती हैं, उस केस में आप 1.5 मीटर तक कम कर सकते हो, 1.5 मीटर रखेंगे तब भी काम चलेगा। लेकिन किसी भी सिचुएशन में 1.2 मीटर से जो डिवाइडर होता है, ट्रैफिक सेपरेटर होता है, इसकी विड्थ कम नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन बनेंगे कि ट्रैफिक सेपरेटर क्यों प्रोवाइड करते हैं और इसकी मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान में रखिएगा। अगला अपना टॉपिक है कर्व। कर्व क्या होता है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका कैरिज वे है। जस्ट मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ये क्या है आपका कैरिज वे है। कैरिज वे में आप व्हीकल चला रहे हैं, ये आपकी मान ये व्हीकल है, ये व्हीकल आप चला रहे हैं, ठीक है, ये व्हीकल आप चला रहे हैं। तो जो व्हीकल है ना, कैरिज वे से बाहर ना चला जाए, कैरिज वे से बाहर ना चला जाए, इसलिए कर्व बना दिया जाता है। क्या बना देते हैं, कर्व। ये आपका कर्व है। तो कर्व के बारे में इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है। फिर बगल में क्या रहता है आपका, ये पेडेस्ट्रियन के चलने के लिए, पेडेस्ट्रियन के चलने के लिए बना रहता है, ठीक है। फोल्डर्स वगैरह बने होते हैं, फोल्डर्स बने होते हैं। इमरजेंसी जो व्हीकल होते हैं, व्हीकल में कोई मान लो व्हीकल पंचर हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, साइड पे आप लगा दो। इसके बाजू में क्या बना होता है, कर्व। दूसरी बात क्या होता है, जो आपका कर्व एक काम और करता है, जो आपका कैरिज वे होता है, जो पेमेंट होती है, पेमेंट में इरोजन को रोकता है, क्योंकि लेटरल सपोर्ट का काम करता है, लेटरल सपोर्ट का काम करता है। तो कर्व के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करेंगे रोड मार्जिन के बारे में। रोड मार्जिन में बहुत सारे टर्म आएंगे, है ना, फोल्डर क्या होता है, आपका फुटपाथ क्या होता है, गार्ड रेल क्या होती है, सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहला आपका है फोल्डर। फोल्डर में क्या होता है, फोल्डर का जो मेन उपयोग होता है, फोल्डर तो हमने आप देखा होगा, जो मिनिमम उसकी विड्थ होती है इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग 2.5 मीटर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। मेन काम क्या होता है कि जो व्हीकल, इमरजेंसी व्हीकल को लैंड करवाना, इमरजेंसी व्हीकल को वहाँ रोक देना, इसका मेन काम होता है। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका ये पेमेंट होता है, ये आपका कैरिज वे होता है, फिर यहाँ पर कर्व होता है, फिर ये फोल्डर रहता है। क्या होता है, फोल्डर रहता है। आप इसका फोटो देख सकते हैं, मैं देखता हूँ, फोटो लिया हूँ क्या, यहाँ पर तो फोटो नहीं है, फोटो आप देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ रहता है, जैसे वाला पिक दिख रहा है ना, ये पिक दिख रहा है, साइड पे रहता है, साइड पे यहाँ पर कर्व होते हैं, ठीक है। इसकी मिनिमम विड्थ 2.5 मीटर होनी चाहिए, यदि फोल्डर है तो। फोल्डर की मिनिमम विड्थ 2.5 मीटर होनी चाहिए। जो व्हीकल होते हैं, इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर इमरजेंसी यूज बाई ट्रैफिक एंड टू प्रोटेक्ट द पेमेंट एजेस फ्रॉम ट्रैफिक डैमेज। क्योंकि आप कर्व लगा देंगे, कर्व प्रोवाइड कर देंगे, तो जो कैरिज वे है ना, वो डैमेज नहीं हो पाएगा। ये आपका होता है फोल्डर। तीसरा आपका टर्म है ले बाय। ले बाय क्या होता है, मान लो ये नेशनल हाईवे है, ये क्या है आपका, नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे से ट्रक ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रक क्या है, ट्रैवल कर रहे हैं। अब ट्रक चल रहे हैं, इसकी लंबी दूरी है, लंबी दूरी है, तो ट्रक, कई बार ये लोग जो ट्रक के ड्राइवर होते हैं, रेस्ट करवाते हैं ट्रक को, वो खुद ही रेस्ट करते हैं, या फिर लोग खाना वगैरह बनाते हैं। आपने कई बार देखे होंगे रोड हाईवे पर, तो साइड पे ना, साइड पे कुछ जगह रहती है, ताकि वो लोग बड़े आराम से खाना वाना बनाएं, 1 आध घंटा रेस्ट करें, इसके बाद कंटिन्यू करें अपने सफ़र को। तो ये ले बाय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ले बाय। इससे ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जितने भी ट्रक है ना, एक लाइन से खड़े हो जाते हैं, एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई, इसको बोलते हैं ले बाय। इसकी विड्थ मिनिमम 3 मीटर रखी जाती है, और इसकी लेंथ 30 मीटर कम से कम होनी चाहिए। ये आपका ले बाय होता है। अगला आपका एक टर्म है फुटपाथ। फुटपाथ किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, इस फोटो में आप देखिए, इस फोटो में देखिए, ये आपका क्या है सर, कैरिज वे है। क्या है, कैरिज वे है, ठीक है, कैरिज वे है। ये आपका क्या है, कर्व है, ये क्या है, कर्व है। कर्व के बगल में जो आपका एरिया दिख रहा है, ये वाला विड्थ दिख रही है, ये क्या है, फुटपाथ है, फुटपाथ है। फुटपाथ में केवल केवल पैदल चलने के लिए होता है,
फुट ऑफ पाथ केवल और केवल पेडेस्ट्रियन के लिए होता है, पेडेस्ट्रियन के लिए होता है, पैदल चलने के लिए होता है। इसमें कोई व्हीकल वगैरह नहीं चल सकते हैं। इसकी मिनिमम विड्थ 1.5 मीटर रखी जाती है, 1.5 मीटर रखी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। दूसरा होता है ड्राइव वे। ड्राइव वे क्या होता है? ड्राइव वे का काम क्या होता है? मान लो कोई स्टेट हाईवे फिर नेशनल हाईवे जा रही है, अब यहाँ पास पेट्रोल पंप है, यहाँ पास पेट्रोल टंकी है, तो पेट्रोल टंकी में आप फ्यूल डलवाने जाएंगे, है ना, आप फ्यूल डलवाने जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता होगा ना, कोई ना कोई रास्ता होगा जिसकी विड्थ कम ही रखी जाती है। ये आपका होता है ड्राइव वे। क्या होता है? ड्राइव वे। जो भी आपकी कमर्शियल एक्टिविटी है, मान लो कोई कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, तो वहाँ पे व्हीकल वगैरह जाएंगे, तो ये आपका होता है ड्राइव वे। ठीक है, अब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। वो लिफ्ट इंपॉर्टेंट थे, आपको केवल फोल्डर की विड्थ पता होना चाहिए, आपको फुटपाथ की विड्थ पता होना चाहिए, फोल्डर क्यों प्रोवाइड करते हैं पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। डिजाइन व्हीकल या फिर डायमेंशन बोलते हैं, डिजाइन व्हीकल या फिर डायमेंशन। मैंने आपको बताया था कि जो मोटर व्हीकल एक्ट आया था 1939 में आया था, 1939 में आया था। मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग जो विड्थ होता है व्हीकल की वो 2.44 मीटर 2.44 मीटर ले जाती है। ठीक है, अच्छा विड्थ इतनी होती तो लेंथ वगैरह कितनी होती है, हाइट वगैरह कितनी होती है? तो लेंथ के बारे में थोड़ा क्राइटेरिया, हालांकि विड्थ याद रहनी चाहिए, लेंथ वगैरह उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विड्थ पता होना चाहिए, कैलकुलेशन में काम आती है। लेंथ की बात करें तो मोटर व्हीकल नॉट मोर देन 2 एक्सल, यहाँ पर 2 एक्सल होगा। ऐसे मोटर व्हीकल जिसमें 2 एक्सल से ज़्यादा ना हो, 2 एक्सल से ज़्यादा ना हो, उसके लिए जो लेंथ रखी जाती है 9.5 मीटर। कितनी रखी जाती है? 9.5 मीटर। ठीक है, दूसरा है ट्रांसपोर्ट व्हीकल विथ 2 आर मोर देन 2 एक्सल। ऐसे ट्रांसपोर्टेड व्हीकल जिसके जो एक्सल होते हैं ना, 2 या फिर 2 से ज़्यादा हैं, है ना, वो ट्रांसपोर्टेड व्हीकल हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल विथ 2 आर मोर देन 2 एक्सल, 2 या फिर 2 से ज़्यादा एक्सल हैं, उस केस में 11.25 मीटर रखी जाती है। आर्टिकुलेटेड व्हीकल है। आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है इंजन प्लस ट्रक। जैसे डीजल पेट्रोल ले जाने वाले जो होते हैं ना, ट्रक होते हैं, उसमें इंजन प्लस ट्रक लगा होता है, उसे बोलते हैं आर्टिकुलेटेड व्हीकल। यदि उसमें 2 एक्सल है या फिर 2 एक्सल से ज़्यादा है तो 16 मीटर मैक्सिमम लेंथ होती है। ट्रक प्लस ट्रेलर ये क्या होते हैं पता है आपको? ये बहुत लंबी गाड़ी होती है। जैसे एक पहले सामने क्या होता है, ट्रक का इंजन होता है, फिर पीछे पीछे पूरा ट्रेलर होता है जिसके ऊपर आपके ट्रैक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, हाईवे वगैरह, ट्रैक्टर हो गया, आपको जो बड़े बड़े व्हीकल होते हैं लद के जाते हैं, उसकी जो लेंथ होती है ना 18 मीटर होती है। कितनी होती है? 18 मीटर। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया रखिए इसके बारे में। हाइट के बारे में रख सकते हो, डेटा कम है। जो नॉर्मल एप्लीकेशन होता है, नॉर्मल जो व्हीकल की हाइट होती है मैक्सिमम आप 3.8 मीटर रख सकते हैं, 3.8 मीटर होती है। डबल डेकर यानी डबल मंजिला की बस होती है, वो 4.75 मीटर रखी जाती है, 4.75 मीटर। तो इसमें से 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विड्थ इंपॉर्टेंट है, एक्ट इंपॉर्टेंट है, हाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे रोड मार्जिन के ऊपर। अगला हम बात करने वाले हैं गाइज रोड मार्जिन के ऊपर, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और जो कि इम्पोर्टेंट भी है। रोड मार्जिन में क्या है, जो चीज़ें आपने पढ़ी है उन्हीं को हम थोड़ा सा आपको एक लेआउट बना के दिखाने वाले हैं। इसके बाद इस वाले टेबल को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। इस टेबल समझ में कुछ आ रहा है आपको? मैं आपको बना के दिखाऊं टेबल क्या? चलिए मैं बना के ही दिखाता हूँ। जब बना के दिखाएंगे थोड़ा अच्छी फीलिंग आपको आएगी। जस्ट मिनट देखिए इस टेबल को अच्छे से देखिए। ये आपका विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है, ये क्या है आपका विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है। अब विड्थ ऑफ फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो ये आपका ये होता है पेमेंट, ये आपका एक इंक्लूड होता है पेमेंट। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, फोल्डर होता है बाजू में। देखिए ये जो आपका होता है फोल्डर होता है, फोल्डर को मैं यहाँ पास एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फोल्डर को एफ से, और इसको हम कैरेज वे के फी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैरेज वे को फी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो आपकी टोटल विड्थ होगी, ये जो टोटल विड्थ होगी ये आपकी होगी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन होगा। कितना होगा? विड्थ ऑफ ये फॉर्मेशन होगा, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। इसको कैरेज वे बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं पेमेंट वे, पेमेंट वे भी बोलते हैं। इस तरीके से कुछ स्लोप रहता है।
जस्ट अ मिनट। इस तरह कुछ फ्लोप रहता है। फिर यहाँ कुछ लाइन आपको मैं बताता हूँ लाइन के बारे में। ये आपका फोल्डर, ए फोल्डर है, ए प्लस क्या है, ये क्या है आपका कैरेज वे या फिर पेमेंट वे बोलते हैं, पेमेंट वे बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एक मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये आपका रोड बाउंड्री है, ये आपका क्या होता है, रोड बाउंड्री, रोड बाउंड्री। रोड बाउंड्री के बाद आपका आता है बिल्डिंग लाइन, फिर आपका आता है कंट्रोल लाइन। ठीक है, ये क्या होता है, बिल्डिंग लाइन, फिर ये आपका होता है कंट्रोल लाइन। ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड में भी रहता है आपका, ये रोड बाउंड्री रहता है, फिर आपका बिल्डिंग लाइन आता है, फिर आपका कंट्रोल लाइन, रोड बाउंड्री, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप जो ये रोड बाउंड्री होती है ना, ये आप यहाँ तक तो रोड ही हो गई, पूरा फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ हो गया। इसके बाजू में देखिए, ये रोड बाउंड्री से बिल्डिंग लाइन के बीच आप कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ये बिल्डिंग लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस हम बताएंगे अलग अलग रोड के केस में। यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, नो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इज परमिटेड। यहाँ पर नो स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते, कोई भी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर नहीं बना सकते। इस वाले एरिया में जो बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच का एरिया होता है, इसमें लिमिटेड स्ट्रक्चर छोटे मोटे बना सकते हैं, है ना, ज़्यादा कुछ इसमें भी आप बना नहीं सकते हैं। ये कंट्रोल लाइन, कंट्रोल लाइन से बाहर आप चाहे जो भी बनाइए, फैक्ट्री डालिए, जो भी डालना है सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। ये जो आपका कंप्लीट ए वाला वे होता है, इसको बोलते हैं राइट ऑफ वे। क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे के बाद थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। जो कंप्लीट ए वाला होता है ना, ये क्या होता है, राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे मतलब जो सरकार की ज़मीन, जिसमें सरकार का अधिकार होता है कि भैया भैया यहाँ तक आप कुछ भी नहीं बना सकते, फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो हम रोड का एक्सटेंशन भी कर लेंगे, रोड की विड्थ को हम बढ़ा लेंगे, नंबर ऑफ लेन बढ़ा लेंगे। उन सबको मिला के जो एरिया हो विड्थ होती है, आपको होता है राइट ऑफ वे, जिसमें हमारा राइट होता है, जिस वे पे हमारा राइट होता है, गवर्नमेंट का राइट होता है। फिर उसके बाद आपकी बिल्डिंग लाइन आएगा, बिल्डिंग लाइन के बाद कंट्रोल लाइन, फिर इसके बाद आप कुछ बना सकते हैं। बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच का जो एरिया होता है, इसमें थोड़े बहुत स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, लिमिटेड कंस्ट्रक्शन अलाउ होता है। इस डिस्टेंस को सेटबैक डिस्टेंस बोलते हैं, इसके भी कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे, डोंट वरी हियर, आगे हम देखेंगे। ये थोड़ा सा डायग्राम के बारे में कुछ आपको आइडिया लगा होगा, लेकिन इस डायग्राम से आपको और अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। वही चीज़ें इसमें भी हैं जो मैंने बताया है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो यही कन्फ्यूजन होता रहता है, तो आप वो चीज़ें पता चल गई आपको ना, बस उतना ध्यान में रखिए। अब इसके बाद देखिए टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टेबल दी गई है बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन के बारे में। अब बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बारे में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। ये दोनों केस में काम करेगी आपके प्लेन एरिया में एंड रोलिंग एरिया में। ये प्लेन यानी समतल, रोलिंग मतलब वहाँ की जो सरफेस की एरिया है, जो आपकी लैंड की टोपोग्राफी है उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आपके टेरेन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सारी चीज़ें आप। ठीक है, तो क्या क्या होता है भैया, कैटेगरी ऑफ रोड, यदि आपकी नेशनल हाईवे निकली है या फिर स्टेट हाईवे निकली है तो जो बिल्डिंग लाइन की ओवरऑल विड्थ होती है 80 मीटर होती है, कंट्रोल लाइन की ओवरऑल विड्थ होती है 150 मीटर। कितना होता है, 150 मीटर। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है तो बिल्डिंग लाइन होता है 50 मीटर विड्थ और कंट्रोल लाइन का होता है 100 मीटर। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है तो 25 से 30 मीटर आपका ये होता है, क्या होता है 25 से 30 मीटर भैया, बिल्डिंग लाइन की ओवरऑल विड्थ। एंड जो आपका कंट्रोल लाइन होता है, कंट्रोल लाइन की ओवर विड्थ कितनी होती है, ओवरऑल विड्थ 35 मीटर होती है। कंट्रोल लाइन की जो ओवरऑल विड्थ होती है 35 मीटर होती है। ठीक है, फिर अगला होता है विलेज रोड। क्या होता है, विलेज रोड। विलेज रोड की जो विड्थ होती है ना, विलेज रोड की जो विड्थ होती है वो भी आपकी, जस्ट अ मिनट, क्या ब्लेंडर हो रहा है। ठीक है, जो विलेज रोड होता है, विलेज रोड के केस में जो बिल्डिंग लाइन की ओवरऑल विड्थ होती है 25 मीटर होती है एंड कंट्रोल लाइन की ओवरऑल विड्थ कितनी होती है, 30 मीटर होती है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आ रहा साहब। देखो ये आपके यहाँ पे रोड गई है, मान लो विलेज रोड गई है, आप यहाँ पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम आप जो बिल्डिंग लाइन से दूर बनाएंगे ना, कि बाद में यदि लेन बढ़ेगी तो प्रॉब्लम आएगी, तो 25 मीटर दूर पे बनाइए। ये जो 25 मीटर है ना यहाँ पे, ये आपकी बिल्डिंग लाइन की विड्थ है।
और मान लो आपको फैक्ट्री डालनी है गांव के अंदर, तो कम से कम 25 मीटर है और प्लस 30 मीटर, इससे दूर आप फैक्ट्री डालिए। बड़े बड़े आप फैक्ट्री उद्योग जो भी करना है करिए आप लोग। मान लो आपका नेशनल हाईवे निकला है, नेशनल हाईवे निकला है तो आपको क्या करना होगा, बिल्डिंग लाइन की जो विड्थ होती है 80 मीटर होती है, प्लस कंट्रोल लाइन 150 मीटर, यानी 230 मीटर दूर पे आपको करना पड़ेगा कोई फैक्ट्री वगैरह। कोई बिल्डिंग बनानी है, या आपके नेशनल हाईवे है तो आप कम से कम 80 मीटर दूर पे बनाएंगे। ये बिल्डिंग लाइन वाला गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट का तो नहीं होता, लेकिन आप इस पर बना नहीं सकते, इस पर आप नहीं बना सकते हैं, छोड़ के बनाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में डेवलपमेंट होता है तब प्रॉब्लम आती है, जब नंबर ऑफ लेन बढ़ती हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगी, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको कम करने के लिए भाई अलग अलग लेन पे हो जाएँ, है ना, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो, तो नंबर ऑफ लेन बढ़ाना पड़ेगा, तो एरिया कवर हो जाती है ना, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। अगला है आपका राइट ऑफ वे, उस वे पर, उस रोड की विड्थ पर जिसमें हमारा अधिकार होता है। सिंपल सी बात है, उसके अंदर क्या क्या आएगा आपका, एक तो आपका कैरेज वे आ गया, फिर आपका फोल्डर आ गए, ठीक है, फोल्डर आ गए, प्लस एक्स्ट्रा वाइंडिंग। ये फ्यूचर में कुछ अपनी डेवलपमेंट भी होता है रोड का, फ्यूचर में डेवलपमेंट होता है तो जो हमारी ज़मीन होती है जिस पर अपन विड्थ को बढ़ा सकते हैं, उन सबको मिला के जो टोटल एरिया होता है वो राइट ऑफ वे होता है। क्या होता है, राइट ऑफ वे होता है। जब जितना ध्यान में रखिए, पढ़ना है तो इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन या फिर रोडवे, वही चीज़ें हैं जो बताए हैं पहले हम। विड्थ ऑफ रोडवे के बारे में कोई कन्फ्यूजन है क्या? विड्थ ऑफ रोडवे क्या होता है, द सम ऑफ द विड्थ ऑफ पेमेंट या कैरिज वे इंक्लूडिंग सेपरेटर एंड फोल्डर्स। मतलब बाबू ए आपका ए है, ए आपका ए है, मतलब ए आपका है पेमेंट या फिर कैरिज वे, ठीक है। ए आपका है मान लो फोल्डर, ए आपका फोल्डर है, इस फोल्डर भी ले लिए। नंबर ऑफ लेन ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पास क्या होगा, डिवाइडर भी होगा, फिर डिवाइडर होगी, फिर लेन होगी, फिर आपके फोल्डर होंगे। यहाँ पास भी डिवाइडर होगा, फिर ये लेन होगी, फिर ये आपके फोल्डर होंगे। ये क्या है आपका, ये वाला एक लेन हो गई, दूसरी लेन, तीसरी लेन, फिर ये बगल में फोल्डर होंगे। तो ये आप इनको भी जोड़ लीजिए, ये सभी लेन की विड्थ को जोड़ लीजिए। फिर आप क्या करना, इन जो आपके क्या है डिवाइडर है, डिवाइडर की विड्थ को जोड़ लेना, प्लस फोल्डर की विड्थ को जोड़ लेना। ये क्या आएगा आपका, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है फिर रोडवे, क्या आ जाएगा, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है फिर रोडवे। तो ये टेबल दी हुई है, इस टेबल से भी आपके सब इंजीनियर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। विड्थ ऑफ रोडवे है ना, विड्थ ऑफ रोडवे, वेरियस क्लासेस ऑफ रोड, अलग अलग क्लासेस की जो रोड होती हैं उनके लिए जो रोडवे की विड्थ होती है उनको देख लेते हैं। आपका जो रोड क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, लेन दिया हुआ है, रोडवे की विड्थ दिया हुआ है, अलग अलग टोपोग्राफी पर, जैसे प्लेन एरिया होता है, प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, माउंटेनियस टेरेन और स्टिप टेरेन। अभी हम टेरेन बताएंगे तो आप टेरेन के बारे में जान लेंगे। वो टेरेन नहीं है जिसमें आप चढ़ के जाते हैं रेलगाड़ी, ठीक है, ठीक है। यह टेरेन मतलब होता है कि आपकी जो टोपोग्राफी है ज़मीन की वो कैसी है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे मान लो है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे केस में, सिंगल लेन केस में, प्लेन एंड रोलिंग के केस में 12 मीटर होता है, और माउंटेनियस एंड स्टिप टेरेन केस में जो रोडवे यानी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की जो विड्थ होती है 6.25 मीटर होती है। टू लेन के केस में 12 मीटर रहता ही है, 12 ही रहता है, सिंगल लेन हो चाहे टू लेन हो, लेकिन आपका ये वाला थोड़ा बढ़ जाता है, 8.8 मीटर होता है। मेजर ड्रिफ्टिंग रोड के केस में आपको दिया हुआ है यहाँ पास, सिंगल लेन में 9 मीटर है ना, प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन के केस में, माउंटेनियस एंड स्ट्रिप ट्रेन के केस में 4.75 मीटर, ठीक है, 4.75 मीटर। टू लेन के केस में आपका क्या है 9 मीटर, एंड माउंटेनियस एंड स्ट्रिप ट्रेन के केस में 4.75 मीटर ही है, ठीक है। ऐसे अदर ड्रिफ्टिंग रोड का दिया है विलेज रोड का। तो ये जब आप क्वेश्चन बार बार लगाएंगे ना तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से टेबल याद हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। अब जिस ट्रेन की बात हो रही है तो उस ट्रेन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रॉस स्लोप ऑफ कंट्री। हमारा जो देश है उस देश में जो ज़मीन है टोपोग्राफी, उसके टोपोग्राफी उसके अंडुलेशन के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। कई बार ज़मीन प्लेन होती है, कई बार ऊबड़ खाबड़ होती है, कई बार पहाड़ होते हैं, उन सब के बेसिस पे। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं एक लाइन ड्रा करूँगा, उस लाइन को अच्छे समझते जाइए। यहाँ पास ए मान लो आपको जो स्लोप है
ज़मीन का जो फ्लोप है, ग्राफ फ्लोप 0 से 10% के बीच है, 0 से 10% के बीच है, तो फिर बोलते हैं प्लेन टेरेन। क्या बोलते हैं? प्लेन टेरेन। 10 से 25% है तो रोलिंग टेरेन, 25 से 60% है तो माउंटेनियस टेरेन, 60% से ज़्यादा है तो स्टीप टेरेन। क्या बोलते हैं भैया? स्टीप टेरेन। आप इनकी अलग अलग फ़ोटो भी देखना तो गूगल पे देख लीजिए, बट समझ में तो आ ही जाएगा। मान लो 0 से 10% है तो क्या होगा भैया? प्लेन टेरेन। अब 0 से 10%, 10 से 25% है, 10 से 25% है तो बोलेंगे रोलिंग टेरेन। फिर 25 से 60% है तो माउंटेनियस टेरेन, 60% से ज़्यादा है तो आपका स्टीप टेरेन। इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले टेबल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं कई बार। ठीक है, टेरेन क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्लेन टेरेन होती है उसको 0 से 10% होता है। परसेंटेज ग्राफ फ्लोप है जो आपको टोपोग्राफी ज़मीन का है। रोलिंग टेरेन केस में 10 से 25%, माउंटेनियस केस में 25 से 60% और स्टीप टेरेन केस में 60 से ज़्यादा। यदि फ्लोप 0 से 10% है तो प्लेन टेरेन बोलेंगे, 10 से 25% है तो रोलिंग टेरेन बोलेंगे। किसका फ्लोप? उस जमीन का, है ना, टोपोग्राफी का। 25 से 60% है तो माउंटेनियस, 60 से ज़्यादा तो स्टीप। हमारे साथ साथ आपको याद हो गया होगा, पक्का याद हो गया ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अभी आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे वैल्यू याद रहेगी तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। अगला आपका है डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड क्या होता है भैया? है ना, डिजाइन स्पीड। देखो डिजाइन स्पीड क्या होता है, स्टेटमेंट को पढ़िए। डिजाइन स्पीड इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच व्हीकल कैन कंटिन्यूसली रन सेफली अंडर द फेवरेबल कंडीशन। डिजाइन स्पीड है, मान लो आपका हाईवे गया है तो एक हम स्पीड डिफाइन करते हैं कि इस इतने मैक्सिमम स्पीड तक आप चल सकते हैं, इस स्पीड से आप ज़्यादा नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इस स्पीड के बेस पे जितने भी ज्योमेट्रिकल फीचर होते हैं हाईवे के सब डिज़ाइन किए जाते हैं। तो डिज़ाइन स्पीड एक मैक्सिमम स्पीड होती है। यदि उस स्पीड से व्हीकल ट्रैवल करता है, कोई ड्राइवर ट्रैवल करता है तो बहुत आसानी से ट्रैवल करेगा, चाहे कोई सा ही मौसम हो और प्रॉपर सेफ तरीके से। तो डिज़ाइन स्पीड एक मैक्सिमम स्पीड होती है जिससे व्हीकल बहुत ही आसान तरीके से ट्रैवल कर सकता है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, अब किसी भी कंडीशन का मतलब ऐसा नहीं, यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन लिखा है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है, सिचुएशन बहुत खराब है, मान लो पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, उस केसेस में थोड़ा आपको आराम से चलना पड़ेगा, तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन लिखा है, ना कि अनफेवरेबल। तो डिजाइन स्पीड एक मैक्सिमम स्पीड होती है जिस पर व्हीकल आसानी से ट्रैवल कर सकता है सेफली अंडर द फेवरेबल कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिजाइन स्पीड, इसी के बेस पे सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपने एक्सप्रेस वे पढ़ा था, एक्सप्रेस वे में जो इनर लेन होती है उनकी स्पीड ज़्यादा रखी जाती है ना, कोई क्योंकि बीच में कोई उसमें रोक ही नहीं होता। देखिए ऐसे रहता है कुछ ना, ए वाला, ये आपको जो इनर लेन होता है इसमें आपके एक्सप्रेस वे इसको बोलते हैं। इसमें जो वही वाले व्हीकल चलते हैं जो लंबी दूरी तय करने वाले होते हैं और एक बहुत अच्छे स्पीड से चलते रहते हैं। एक्सप्रेस वे को फ्री वे बोलते हैं। यहाँ पर डिजाइन स्पीड ज़्यादा यहाँ पर डिजाइन स्पीड क्या होता है? ज़्यादा रहती है। यहाँ पर डिजाइन स्पीड क्या हो? कम रहती है। जो आपका जो हाईवे डिजाइन होगा ना, एक ही स्पीड से डिजाइन होगा। मान लो लेट सपोज x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिजाइन हुआ है, तो x किलोमीटर पर आवर से आपके आउटर लेन और इनर लेन एक्सप्रेस वे में भी डिजाइन होते हैं, लेकिन जो वहाँ पर लिखा रहता है कि भैया आपको इस स्पीड से चलना होता है तो उसको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, रूलिंग स्पीड क्या होती है? रूलिंग स्पीड वही होता है जो आप प्रोवाइड करते हैं जनरली, कितनी स्पीड से आपको चलना है। मिनिमम स्पीड वो स्पीड होती है भैया कि इससे कम स्पीड पर आप नहीं चल सकते, इतने स्पीड पे चलना ही होगा, नहीं चलेंगे तो पीछे वाला आपको ठोक देगा, सिंपल सी बातें हैं। तो मिनिमम स्पीड वो स्पीड होती है कि उतना स्पीड से आपको चलना ही पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर दो स्टेटमेंट होंगे। मिनिमम स्पीड दो तरीके से मैंने बताया, एक तो चलना पड़ेगा, दूसरा होता प्रोवाइड करना, कि भैया मिनिमम स्पीड आपको इतनी तो प्रोवाइड ही करनी पड़ेगी, इससे कम आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। न्यूमेरिकल करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। जो एक्सप्रेस वे होता है जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें जो स्पीड रखी जाती है 120 किलोमीटर पर आवर। कितनी रखी जाती है? 120 किलोमीटर पर आवर, ध्यान में रखिएगा। अब एक टेबल दिखाते हैं, ये टेबल आपका मतलब बहुत ज़्यादा 5 स्टार इसको कह सकते हैं, 5 स्टार इसमें हम देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान से देखिएगा। पहला कॉलम है सीरियल नंबर पर 1 से 4 तक। दूसरा आपका टाइप ऑफ रोड, है ना, नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। फिर आपका डिजाइन स्पीड दिया हुआ है,
कि डिजाइन स्पीड कहाँ कितनी रखी जाती है, कहाँ कितनी रखी जाती है। ठीक है, प्लेन एरिया में, रोलिंग एरिया में, हिली एरिया में और स्टीप एरिया में कहाँ कितनी रखी जाती है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे के केस में, नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे के केस में मान लो कोई प्लेन एरिया है, वहाँ से नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे गई है, तो वहाँ पर आप जो डिज़ाइन स्पीड रखेंगे वो कितना रखेंगे। जो रूलिंग स्पीड होती है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर होती है, मिनिमम 80 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, इससे कम तो नहीं रख सकते आप। रोलिंग एरिया केस में जो रूलिंग स्पीड होती है 80 किलोमीटर पर आवर होती है, मिनिमम 65 किलोमीटर पर आवर होती है। हिली एरिया केस में 50 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, रूलिंग के केस में मिनिमम 40 किलोमीटर पर आवर होती है। स्टीप एरिया में 40 किलोमीटर पर आवर होती है, मिनिमम 30 किलोमीटर पर आवर होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ऐसे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड वाला कॉलम रो को देखिए, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड वाला रो को देखिए और विलेज रोड वाले को। ठीक है, कहाँ कितना रखना होगा। अब इसको देख करके एक दो बार लिख लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। ज़्यादातर जो आपको याद होना चाहिए ना, आपको नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का याद है तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे से मोस्टली पूछे गए हैं। ओके, चीज़ें क्लियर हो रही है ना। अब अगला हमारा जो टॉपिक है फाइव डिस्टेंस, हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर लिए। उन टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक आ गए थे, हाईवे के जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट होते हैं उन पे जो सब टॉपिक थे वो कवर कर लिए हैं। अगला टॉपिक आपका है फाइव डिस्टेंस। फाइव डिस्टेंस है ना, दृष्ट दूरी कह सकते हैं इसको, दृष्ट दूरी। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। फाइव डिस्टेंस जनरली 5 टाइप के आप पढ़ेंगे। कितने टाइप की? 5 टाइप की फाइव डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। स्टॉपिंग फाइव डिस्टेंस दैट इज नोन एज FFD, ओवरटेकिंग फाइव डिस्टेंस OFD, इंटरमीडिएट फाइव डिस्टेंस IFD, हेडलाइट फाइव डिस्टेंस HFD, फाइव डिस्टेंस या फिर इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 5 टाइप के फाइव डिस्टेंस पढ़ेंगे जो आज अभी हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक फाइव डिस्टेंस के बारे में, स्टॉपिंग फाइव डिस्टेंस के बारे में। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट इसको, सारी चीज़ समझ में आएंगी, घबराइए नहीं। अगला पहला आपका क्या है, पहला जो आपका फाइव डिस्टेंस है स्टॉपिंग फाइव डिस्टेंस, स्टॉपिंग फाइव डिस्टेंस। इसके कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं नॉन पासिंग फाइव डिस्टेंस, या फिर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम फाइव डिस्टेंस। इतना एब्सोल्यूट मिनिमम, सबसे मिनिमम फाइव डिस्टेंस। अच्छा, इसके बारे में एक खास बात है कि जितने फाइव डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना 5 टाइप के, सबसे जो मिनिमम फाइव डिस्टेंस होती है आपकी स्टॉपिंग फाइव डिस्टेंस ही होती है। मिनिमम फाइव डिस्टेंस क्या होती है? स्टॉपिंग फाइव डिस्टेंस ही होती है। क्या होता है भैया, इसका मतलब समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से, बहुत सिंपल तरीके से। ये आपका हाईवे था, समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत आसान है, बेहद आसान है। ये आपका हाईवे था, इस हाईवे पे आप जा रहे थे, इस हाईवे से आप जा रहे थे, मान लो आप यहाँ पास बैठे हैं, ये आप हैं जो कि बैठे हुए हैं, ये आपकी कार है। आपने अचानक से यहाँ पास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट देखा, आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, लेट सपोज मान लो कोई जानवर है, कोई इंसान है, कुछ भी है। आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, बहुत अच्छे से आराम से मस्ती से आ रहे थे, आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा, तो आपको पता चला कि यार हम क्या कर सकते हैं ना, इस ऑब्जेक्ट को बचाना हो सकता, बचाना पड़े, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम ओवरटेक नहीं कर सकते, हमें रोकना ही पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को देखा, तो ऑब्जेक्ट को देखने के बाद तुरंत आप ब्रेक थोड़ी लगाते हैं, तुरंत ब्रेक नहीं लगाते, कुछ सोचते हैं। तो आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, सेक्शन 1.1 पे आपने ऑब्जेक्ट को देखा, फिर आपने क्या किया, कुछ सोचा, कुछ सोचने के बाद जैसे आपने सोचा 1-2 सेकंड तक, तो आपकी गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ गई, इतनी दूरी ट्रैवल कर ली, इतनी दूरी ट्रैवल कर ली। इसके बाद आपने सेक्शन 2.2 पे आपने ब्रेक अप्लाई किया, सेक्शन 2.2 पे आपने ब्रेक अप्लाई किया। अब जैसे ब्रेक अप्लाई करेंगे तुरंत गाड़ी रुकेगी नहीं, कुछ आगे तक बढ़ेगी, कुछ स्पीड होगी, तो यहाँ जाके सेक्शन 3.3 पे आपकी गाड़ी रुक गई, और ये जो ऑब्जेक्ट था सेफली बच गया। मान लो यहाँ पास कोई डॉग था, कोई क्या था, डॉग था। अब डॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको प्यार आ गया, मतलब नहीं यार, मतलब बचाना पड़ेगा, बचाना ही चाहिए, है ना, जानवरों की हमें सुरक्षा करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर मान लो कोई ऐसा भयंकर टाइप में आ गया, है ना, आप खुद ही डर गए, कुछ भी हो सकता है।
तो जैसे आपने सेक्शन 1.1 पे देखा तो डायरेक्ट आप ब्रेक नहीं लगाएंगे, कुछ सोचेंगे, है ना, कुछ आप डिसीजन लेंगे, आपके माइंड में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या करूँ, डर जाएंगे या फिर कुछ ना कुछ तो होगा, गुस्सा आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे ना, 1-2 सेकंड के बाद यहाँ पास जाके ब्रेक लगाएंगे पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 पे ब्रेक लगाने के बाद भी इतनी डिस्टेंस कवर हो जाती है। तो अब ये आपके ऑब्जेक्ट सेफ बचा हुआ है और आपने अपने गाड़ी को भी रोक ली। तो ये जो डिस्टेंस होती है फिर बोलते हैं फाइट डिस्टेंस, स्टॉपिंग फाइट डिस्टेंस, FFD बोलते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा, इसे क्या बोलते हैं, FFD बोलते हैं, स्टॉपिंग फाइट डिस्टेंस। तो जब आपने व्हीकल, आपने कोई ऑब्जेक्ट को देखा, आपने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद ब्रेक लगाने तक का जो टाइम होता है ना, डिटेक्ट किया, आपने देखा, फिर आपने ब्रेक लगाया, तो देखने और मतलब ऑब्जेक्ट को देखने और ब्रेक लगाने के बीच जो टाइम का डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, TR। क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। उस टाइम में आपकी गाड़ी कुछ ना कुछ आगे ट्रैवल कर जाएगी। तो जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है उसको बोलते हैं लैग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं अपन, लैग डिस्टेंस बोलते हैं। फिर आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कुछ आगे तक बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग फाइट डिस्टेंस। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा हम डिफिनीशन को पढ़ते हैं, पास क्या लिखा हुआ है। इट इज़ द डिस्टेंस ओवर विच द ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ डिजाइन स्पीड कैन अप्लाई ब्रेक एंड ब्रिंग द व्हीकल टू स्टॉप सेफली विदाउट एनी कोलोजन विथ द ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट ऑन द रोड। मान लो रोड पर आपका कोई ड्राइवर एक डिजाइन स्पीड पर, जो रोड का डिजाइन स्पीड है उस डिजाइन स्पीड से जा रहा था, ठीक है। अब उसको मान लो कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, तो ऑब्जेक्ट को दिखने के बाद वो क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा, व्हीकल रुके लेकिन उसमें टक्कर ना हो, व्हीकल आसानी से सेफली रुक जाए, उस पर कोई टक्कर ना हो। तो जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं स्टॉपिंग फाइट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग फाइट डिस्टेंस। इट इज़ मिनिमम डिस्टेंस, है ना, यह एक न्यूनतम दूरी होती है जिस पर, मतलब स्टॉपिंग फाइट डिस्टेंस क्या है समझिए, स्टॉपिंग यानी रोकना पड़ेगा, यह एक न्यूनतम दूरी होती है जिस पर कोई ड्राइवर व्हीकल को आसानी से रोक सके किसी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद आसानी से रोक सके ताकि उस पर टक्कर ना हो, कोलोजन ना हो। क्लियर हो गई चीज़ें। नॉन पासिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वे उस ऑब्जेक्ट को हम पास नहीं कर रहे हैं, है ना, जबकि ओवरटेकिंग में क्या करेंगे, पास करेंगे। लेकिन स्टॉपिंग फाइट डिस्टेंस केस में व्हीकल, उस ऑब्जेक्ट को हम पास नहीं कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट से पहले ही हम उसको रोक रहे हैं ताकि उस पर कोलोजन ना हो, इसलिए बोलते हैं नॉन पासिंग फाइट डिस्टेंस। एब्सोल्यूट मिनिमम फाइट डिस्टेंस क्यों बोलते हैं, मैंने बता दिया। भैया पूरे रोड में हमें नहीं पता कहाँ पास ये रोड है, मान लो 100 किलोमीटर की, कितनी है, 100 किलोमीटर की, हमें नहीं पता कहाँ पास कौन सा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हमें कुछ नहीं पता है। तो पूरे रोड पे इतना फाइट डिस्टेंस मेंटेन ही करनी पड़ती है कि कहीं भी पास, किसी भी सिचुएशन में कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है तो विदाउट एनी कोलोजन हम अपने व्हीकल को आसानी से रोक पाएँ। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ें, ओके। तो लैग डिस्टेंस क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम। आपने कुछ ऑब्जेक्ट को देखा, देखने के बाद आपने डिसीजन लिया ब्रेक लगाने का, तो देखने और डिसीजन लेने के जो टाइम कवर हुआ फिर रिएक्शन टाइम बोलते हैं। और उस टाइम पे अपने व्हीकल ने कुछ ना कुछ ट्रेवल किया होगा, उसे बोलते हैं लैग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, लैग डिस्टेंस। फिर टोटल रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम क्या होता है, वही रिएक्शन टाइम मैंने बताया ना कि ऑब्जेक्ट को देखने और ब्रेक लगाने के बीच का जो टाइम होता है रिएक्शन टाइम होता है, रिएक्शन टाइम होता है। यहाँ पास दिख रहा है आपको, यहाँ पास आपको हिरण दिख गया, आपको हिरण दिख गया, मान लो आप डर गए, है ना, तो ये यहाँ पास ये आपकी गाड़ी थी, ये आपने रिएक्शन डिस्टेंस को लैग डिस्टेंस बोलेंगे, है ना। आपने यहाँ पास ब्रेक अप्लाई किया, आपकी गाड़ी थोड़ा सा दूर इसके पास रुक गई, इसको बोलेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब आपका जो टोटल रिएक्शन टाइम होता है ना, एक जो इसका कैलकुलेशन होती है पाइप थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है, किसके थ्योरी, पाइप थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है। क्या होता है पाइप थ्योरी, पी यानी होता है परसेप्शन टाइम, इंटेलेक्शन टाइम, इमोशन टाइम, वायलेशन टाइम। परसेप्शन टाइम क्या होता है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को परसीव किया, उसको देखा, तो देखने में जो टाइम लग गया आपका वो आपका परसेप्शन टाइम हो गया। फिर आपने सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया, है ना, सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया, है ना, आपके माइंड में वो चीज़ें क्लिक हुई, फिर बोलते हैं इंटेलेक्शन टाइम।
फिर आपने क्या किया, देखने के बाद आपको बॉडी में सेंसेशन वगैरह हुआ, आपको गुस्सा आया या आपने डर गए, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। उसमें जो टाइम लास्ट होता है, टाइम खपत होता है, इमोशन टाइम बोलते हैं। फिर आपने फाइनल एक्शन लिया कि भैया ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, जान तो बचानी है। मान लो यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर है जो आपके अटैक कर सकता है, तो आपको रोकना ही पड़ेगा, जान तो बचानी ही पड़ेगी, है ना। फाइनल आपने एक्शन लिया, उसे बोलते हैं वाइलेशन टाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाइलेशन टाइम। तो एक पाइप थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन और वाइलेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो आपका रिएक्शन टाइम होता है, जो आपका रिएक्शन टाइम होता है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम बात करेंगे। तो मैं लैपटॉप लगा देता हूँ चार्ज में गाइस, जस्ट मिनट। ओके, तो हम बात कर रहे थे रिएक्शन टाइम के बारे में। तो रिएक्शन टाइम का जो कैलकुलेशन होता है पाइप थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जो आपका एफएफडी कैलकुलेशन में, स्टॉपिंग फाइव डिस्टेंस कैलकुलेशन में जो रिएक्शन टाइम लिया जाता है वो होता है आपका 2.5 सेकंड। कितना होता है, 2.5 सेकंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब हमें एफएफडी निकालनी है, स्टॉपिंग फाइव डिस्टेंस निकालनी है, तो दो डिस्टेंस पता होनी चाहिए आपको। दूसरा एक होता है आपका लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। एक लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस पता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद, है ना, ब्रेक आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन पे लगाया, गाड़ी इस सेक्शन पे रुकी, तो जो डिस्टेंस कवर हुई है उसके बारे में, है ना, वो डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो उन डिस्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपके ऐसे करेंगे कि सारे क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझते जाइए, समझते जाइए, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आपके। पहला हम निकालेंगे लैग डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, लैग डिस्टेंस। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय, तो आपको दूरी निकालनी है, हिंदी में बता देता हूँ ताकि जिसको समझ में आए वो समझ में आ जाए। चाल इंटू समय हो जाएगा, चाल यानी स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो लैग डिस्टेंस क्या होती है, लैग डिस्टेंस को बोलते हैं स्पीड, यानी सॉरी, लैग डिस्टेंस कैलकुलेशन कर रहे थे तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैग डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर जो आपकी स्पीड है, स्पीड, स्पीड क्या मतलब वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो चल रहा है, वो वेलोसिटी आपकी है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि जो आपके हाईवे डिज़ाइन की जाती है किलोमीटर पर आवर में डिज़ाइन की जाती है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में, जो आपका टाइम है वो सेकंड में है, वो आपका रिएक्शन टाइम होगा, क्योंकि ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम जितनी गाड़ी ने ट्रैवल कर लिया वही आपका लैग डिस्टेंस होता है। तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे उसने देखा था ऑब्जेक्ट को, मान लो सेक्शन 1 पर, तो उसकी स्पीड मान लो v थी, फिर v और आपने टी आर टाइम पे इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये आपका होगा लैग डिस्टेंस। तो टी आर आप किस में है, 2.5 सेकंड आपका होता है। टी आर कितना होता है, 2.5 सेकंड होता है, सेकंड में होता है। v किस में होता है, किलोमीटर पर आवर में होता है। तो लैग डिस्टेंस बराबर आप लिख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम। तो v स्पीड हो जाएगा, टी आपका टाइम क्या हो जाएगा, टी आर रिएक्शन टाइम। अब इसको जनरली आपको जो कैलकुलेशन अपन करते हैं वो मीटर पर सेकंड में होता है, मीटर सेकंड में होता है। तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर v किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, v तो v हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और आवर, आवर क्या, पर मतलब बटे, v मतलब v के किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, अब पर मतलब बटे हो गया, और आवर यानी 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो यही यहाँ पास लिखा हुआ है, यहाँ पास लिखा हुआ है v तो v हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, पर माने बटे हो गया, आवर मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इंटू टी आर लिखा हुआ है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, वी टी आर को मैंने बगल में कर दिया 1000 अपन 3600। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, भाग दे के देखेंगे, तो ये आपको इतना मिलेगा 0.278 वी टी आर, 0.278 वी टी आर। इम्पोर्टेंट है, आपको जो लैग डिस्टेंस आएगी, लैग डिस्टेंस वो आएगी 0.278 वी टी आर। अब बोलेंगे एक किस में आएगी भैया, मीटर में आएगी। आपको पता था यहाँ पास v किस में, मीटर पर सेकंड में, इंटू टी आर सेकंड में। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो मीटर में बचेगा ना, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो लैग डिस्टेंस आपका होता है वी टी आर, वी टी आर ध्यान में रखिएगा। ये वी टी लैग डिस्टेंस किस में है, वी टी आर में।
ये डिस्टेंस कब है, 1 किलोमीटर में है, किस में है, किलोमीटर में। तो आपको यूनिट को चेंज करना है किस में, मीटर में, है ना, क्योंकि ये आपको क्या है, वी क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, और टी आर क्या सेकंड में है, तो मैच नहीं खा रहा है। जब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना, डिस्टेंस को मीटर में फाइंड करेंगे, तो ये आपका आएगा 0.278 वी इंटू टी, टी यानी रिएक्शन टाइम, ध्यान में रखिएगा। तो लैग डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई पंचायत नहीं है, बहुत सिंपल है। अगला हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस का एक डेरिवेशन होता है जिसको अपन करते हैं तो उसको लगेगा 30 से 40 मिनट उस डेरिवेशन को अच्छे समझाने में। तो अपने पास टाइम कम है, इसलिए डायरेक्टली इसको याद कर लेंगे और अपने काम को कर लेंगे, ठीक है। टाइम कम है, जब आप एसएससी जेईई मेंस वगैरह देते हो उस टाइम पे अच्छे से पढ़ेंगे इसको, है ना, उस टाइम पे पढ़ते हैं। यदि आप भी देंगे तो आप भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब बात हो रही ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला होता है L बराबर वी स्क्वायर अपान 2G ब्रैकेट F प्लस F%। ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वी स्क्वायर अपान 2G ब्रैकेट F प्लस F%। इम्पोर्टेंट है, अभी समझ में आ जाए तब तो फार्मूला हम याद कर लें। वी क्या होता है आपका, डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड किस में होता है, ये जो फार्मूला है ना, 1 किलोमीटर पर आवर पर फार्मूला है, किलोमीटर पर आवर पर। तो वी क्या है आपका, डिजाइन स्पीड किलोमीटर पर आवर। जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी के कारण जो त्वरण डेवलप होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एफ क्या होता है आपका, रोलिंग फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, या फिर इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, या फिर स्किड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है उसका यूज एफएफडी कैलकुलेशन में होता है। तो यहाँ पास जो एफ है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है। इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 0.35 होती है। F% क्या होता है, परसेंटेज स्लोप होता है कि आपका जो रोड है किस में है, असेंडिंग में है, डिसेंडिंग में, किस में है, ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो L बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपान 2G F प्लस F%, वी स्क्वायर अपान 2G F प्लस F%। ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा, ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। समझाता हूँ और F के बारे में थोड़ा और बताऊँगा अच्छे से, घबराइए नहीं, जस्ट मिनट। आपको पता चल गया ना F के बारे में, F क्या होता है, F क्या होता है। अब यहाँ पास जो V है आपका किलोमीटर पर आवर में है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो हो जाएगा 0.278 मीटर पर सेकंड। ऊपर मैंने कन्वर्ट करके आपको दिखाया है। तो यहाँ पास जो V लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख देंगे, 0.278 V। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा L बराबर 0.278 V का होल स्क्वायर ब्रैकेट 2G F प्लस F%। ये चीज़ें बन जाएंगी ना, तो आपका जो डिस्टेंस किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, कर लीजिएगा। अच्छा सर आप बताइए इस फार्मूले में यहाँ पर F% समझ में नहीं आ रहा है। F% क्या है, परसेंटेज स्लोप की बात होती है। कई टाइप से स्लोप हो सकता है ना, ये आपका मान लो सरफेस है, मान लो असेंडिंग है, मान लो चढ़ाई वाला एरिया इस तरीके से है, ये थीटा डिग्री है, और आपका मान लो कोई व्हीकल है जिससे आप ट्रेवल कर रहे हैं, ये आपका असेंडिंग आर्डर है ना, इसमें कितना स्लोप है। हो सकता है डिफेंडिंग आर्डर वाली सिचुएशन भी बन जाए, क्या हो, डिफेंडिंग आर्डर वाली सिचुएशन बन जाए, है ना, डिफेंडिंग आर्डर। तो मतलब इस तरीके से कुछ सरफेस आपका हो इस तरीके से, तो क्या डिफेंडिंग आर्डर की सिचुएशन बन जाएगी। उस केस में ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, कितना स्लोप है। लैग डिस्टेंस दोनों केस में सेम ही होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस भी सेम ही होता है। यहाँ प्लस स्लोप को पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर करते हैं। यदि आपका असेंडिंग ग्रेडियंट है ना, चढ़ाई वाली एरिया है, तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पास ए प्लस माइनस लिखा रहेगा, प्लस माइनस, तो पॉजिटिव ले लेना। मान लो डिफेंडिंग वाला रहेगा तो आप क्या ले लेना, निगेटिव ले लेना, क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। तो चलिए फाइनल कैलकुलेशन पे पहुँचते हैं। एफएफडी आपका होता है भैया लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। हमारे पास 3 केस होते हैं, एक तो होता है असेंडिंग अपग्रेड, दूसरा होता है डाउनग्रेड डिफेंडिंग, तीसरा होता है कुछ भी ग्रेड नहीं है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस जैसे नॉर्मली आप देखते हैं। तो यदि असेंडिंग है तो पहले लैग डिस्टेंस कितना होगा, 0.278 VT हो जाएगा, प्लस इस केस में आप पॉजिटिव ले लेंगे। डिफेंडिंग है तो आप क्या करेंगे, निगेटिव ले लेंगे। और हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में स्लोप होता नहीं तो स्लोप बराबर 0 हो जाएगा। ए फार्मूला बनेगा, ए फार्मूला बनेगा।
तो ये तीनों फार्मूले, तीनों केस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करिए, समझिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, एक क्वेश्चन एफएफडी कैलकुलेशन के लिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, करिएगा। फिर अगले वीडियो में जब अपन अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे ओवरटेकिंग 5 डिफरेंस के बारे में, उससे पहले इस क्वेश्चन को हम जिक्र करेंगे, अपना आंसर आप मैच कर लेना। इस क्वेश्चन को खुद से करना है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट और बता देते हैं एफएफडी के बारे में। जब अपन वर्टिकल कर्व केस में एफएफडी की कैलकुलेशन करते हैं, एफएफडी की कैलकुलेशन करते हैं, ये आपका कोई वर्टिकल कर्व है, देख पा रहे हैं, ये कोई क्या है, वर्टिकल कर्व है। उस केस में जब एफएफडी कैलकुलेशन करते हैं तब यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको पढ़िए अच्छे से, आप इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, जस्ट मिनट। ओके, मैं कुछ आपको बताने वाला था। यहाँ पर आप देखो, ये आपका कर्व है, ये आपका वर्टिकल कर्व है, मान लो ये आपका क्या वर्टिकल कर्व है। यहाँ पर ये व्हीकल है, ये क्या है, व्हीकल है। तो यहाँ पर जो व्हीकल का ड्राइवर बैठा होगा ना, ड्राइवर बैठा होगा, उस ड्राइवर की जो हाइट होगी इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से, वो कितने कितने दूरी पे होगी, ये कितनी दूरी पे होगी, ये आपका होता है 1.2 मीटर हाइट पर। आई लेवल कितना होता है, 1.2 मीटर हाइट पर होता है, ठीक है, ज़मीन से। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है ज़मीन से, उसकी हाइट कितनी होती है, 0.15 मीटर होती है, 0.15 मीटर होती है। ये कैलकुलेशन में आता है, फॉर एफएफडी ऑन वर्टिकल कर्व हाइट ऑफ ड्राइवर आई इज टेकन 1.2 मीटर, दैट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज 0.15 मीटर। जब वर्टिकल कर्व में एफएफडी कैलकुलेट करते हैं तो जो ड्राइवर की आँख की हाइट होती है सरफेस से 1.2 मीटर ली जाती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी हाइट 0.15 मीटर ली जाती है। इन पॉइंट को ध्यान में रखिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो भी आपके एफएफडी से आएंगे। एफएफडी एक मिनिमम 5 डिफरेंस होती है, सबसे कम होती है, ध्यान में रखिएगा। एब्सोल्यूट मिनिमम 5 डिफरेंस बोलते हैं इसको। अगला हम देखेंगे ओएफडी, उससे पहले इस क्वेश्चन को आप फॉलो कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।